Hello everyone, I am your social science educator. Welcome to Magnet Brains. So as you already know, last वीडियो में हम कवर कर चुके हैं द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और इस वीडियो को जरूर देख लें। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है द गुर्जर प्रतिहारा। मतलब हम इसमें समझने वाले हैं कि गुर्जर प्रतिहारा कौन थे, उनके क्या क्या अचीवमेंट थे, कौन यहाँ पर ग्रेटेस्ट किंग रहे हैं। साथ ही हम यहाँ पर और भी बहुत सारी डायनेस्टीज की बात करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे राष्ट्रकूटास के बारे में, पल्लवास के बारे में, चालुक्यास के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं गुर्जर प्रतिहार कौन थे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इनका ओरिजिन एंड फाउंडिंग। द डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द मिड 8th सेंचुरी बाय नागभट्ट फर्स्ट। जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी है वो एक्चुअल में मिड 8th सेंचुरी में एस्टेब्लिश होती है और इसके जो फाउंडर है उनका नाम है नागभट्ट फर्स्ट। दे लाइकली ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया। ये माना जाता है कि एक्चुअल में जब ओरिजिनेट हुई थी तो ये वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया से ओरिजिनेट हुई थी। जो रीजन है एक्चुअल में एज गुर्जर रेफर टू द रीजन बिटवीन द गुजरात एंड राजस्थान। जो गुजरात और राजस्थान के बीच का जो रीजन है उसे गुर्जरा रीजन कहा जाता है और इसलिए ही ऐसा माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार जो है वो वहीं से इमर्ज हुए हैं। फिर हम बात करें इनकी कैपिटल की। देयर अर्ली कैपिटल वाज भिलामल्ला। जो इनकी अर्लियर कैपिटल थी उसका नाम भिलामल्ल था, जो अभी राजस्थान में भिनमल के नाम से जानी जाती है। लेटर शिफ्टिंग टू द उज्जैनी, और फिर बाद में जाकर उज्जैनी वाले रीजन में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब मध्य प्रदेश वाले रीजन में। अगर हम मिलिट्री सिग्निफिकेंस की बात करें दे गेन फेम सक्सेसफुली रिपेलिंग अरब इन्वेजन इनटू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया साइड से अरब इन्वेजन हो रहे थे उसे इन्होंने सक्सेसफुली यहां पर रिपल्स कर दिया था और इसी कारण ये लोग बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा गुर्जर प्रतिहार सिल्वर कॉइन, गुर्जर प्रतिहार का एक सिल्वर कॉइन दिखाई दे रहा होगा। अबाउट 2 सेंटीमीटर है ये डायमीटर में, डिपिक्टिंग द वराह अवतार ऑफ विष्णु। जो एक्चुअल में लॉर्ड विष्णु का जो वराह अवतार था उसे यहां पर डिपिक्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो इनके इस समय के जो कॉइन है वो कुछ इस टाइप से हुआ करते थे, मतलब सिल्वर कॉइन यहां पर चल रहे थे, यहां सर्कुलेट हो रहे थे और इनका जो फेथ है वो लॉर्ड विष्णु मतलब हिंदुइज्म पर भी दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे और यहां पर ग्रेट किंग भोज के बारे में बात करेंगे जो 9th सेंचुरी में रहे इन द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। आ सेलिब्रेटेड रूलर, डिवोटी ऑफ विष्णु, यही एक्चुअल में डिवोटी ऑफ विष्णु रहे, बहुत ही सेलिब्रेटेड रूलर हैं। ऑल्सो नोन बाय द नेम्स मिहिरा, जिन्हें मिहिरा मतलब द सन मतलब जो मिहिर है उसका मतलब होता है सन, इस नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ में इन्हें आदि वराह के नाम से भी जाना जाता है। इंपीरियल एक्सटेंट की बात करें अंडर भोज द एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम पंजाब, जो एम्पायर था वो पंजाब मतलब नॉर्दर्न रीजन से काठियावाड़ मतलब सौराष्ट्र वाला डेक्कन वाला जो रीजन है वहां तक, और साथ ही साथ में इन द वेस्ट टू कन्नौज इन द ईस्ट, और यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट जो है वो कन्नौज तक फैला हुआ दिखाई देता, मतलब एक बहुत बड़ा रीजन जो है यहाँ इन्होंने कैप्चर कर लिया था। फिर इनका डिक्लाइन कैसे होता है, इस एम्पायर का डिक्लाइन कैसे होता है। द एम्पायर वीकन आफ्टर द राष्ट्रकूटास डिस्ट्रॉयड कन्नौज इन द 10th सेंचुरी एंड वाज फाइनली एलिमिनेटेड बाय द गजनवाइड्स इन द अर्ली 11th सेंचुरी। यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, द एम्पायर वीकन आफ्टर द राष्ट्रकूट डिस्ट्रॉयड कन्नौज इन द 10th सेंचुरी, जो राष्ट्रकूटास हैं वो कन्नौज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन द 10th सेंचुरी और उसके बाद में फाइनली ये एलिमिनेट कर दिए जाते हैं गजनवाइड्स जो होते हैं उनके द्वारा इन द 11th सेंचुरी, और यहाँ से गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर आने वाले हैं कुछ और एम्पायर, उनके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे कि द राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें इन द मिड 8th सेंचुरी, जिस समय पर एक्चुअल में गुर्जर प्रतिहार मिड 8th सेंचुरी, वहीं पर भी ये राष्ट्रकूटास भी दिखाई देते हैं। दंती दुर्ग ओवरथ्रू द चालुक्यास इन द डेक्कन टू बिकम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूटा रूलर। एक्चुअल में चालुक्यास को यहां से डेक्कन वाले रीजन से एलिमिनेट करते हैं। दंती दुर्ग इनका नाम होता है जो फाउंडर माने जाते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, और यहां से वो एज अ इंडिपेंडेंट रूलर अपना रूल स्टार्ट करते हैं। पावर सेंटर की हम बात करें देयर कैपिटल वॉज मान्यखेत, इनकी जो कैपिटल होती है उसका नाम रहता है मान्यखेत, जिसे अभी मॉडर्न टाइम पर मलखेड़ा नाम से जाना जाता है, जो एक्चुअल में कर्नाटका वाले रीजन में लोकेटेड है। द कैलाशनाथ टेम्पल की जब हम यहाँ पर बात करेंगे ये एक बहुत ही मार्वलस स्ट्रक्चर दिखाई देता है। किंग कृष्णा फर्स्ट, जो एक्चुअल में राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ही एक किंग रहे जिनका नाम था कृष्णा फर्स्ट, कमीशन दिस मैसिव टेम्पल एट एलोरा। एलोरा जो
आपको रेंजेस दिखाई देती है, वहां पर एक्चुअल में टेम्पल बनवाते हैं, विच वॉज कार्व्ड एंटायरली आउट ऑफ हिल साइड एज अ सिंगल गिगनेटिक स्कल्पचर। सो एक्चुअल में ये एक बहुत ही मार्वलस स्ट्रक्चर इसलिए है, मार्वलस आर्किटेक्चर इसलिए है क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये एक हिल को काट कर ही ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैलाशनाथ टेम्पल जो है वो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था, और ऐसा आर्किटेक्चर बहुत कम ही देखने को मिलता है। अ व्यू ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल ऑल्सो कॉमनली नोन एज कैलाश टेम्पल, जैसे कैलाश टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, आउट ऑफ द हिल साइड एट एलोरा। द टेम्पल इज नॉट अ कंस्ट्रक्शन बट अ गिग्नेटिक स्कल्पचर। सो ये एक बहुत बड़ा स्कल्पचर दिखाई देता है क्योंकि वो किसी पहाड़ को काट कर तराश कर इसे बनाया गया है। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप का यहाँ पर रूल रहा है और कैसे इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अमोघ वर्षा के बारे में, जिन्हें नृपतुंग के नाम से भी जाना जाता है। अ 9th सेंचुरी रूलर हु रीजन लास्टेड 64 ईयर, जिन्होंने 64 ईयर्स तक रूल करा है। ही वॉज अ पोएट इन संस्कृत एंड कन्नड़ा, और ये एक पोएट भी रहे हैं संस्कृत और कन्नड़ लैंग्वेज के, एंड वॉज स्ट्रांगली ड्रॉन टू जैनिज्म, इसलिए ही इन्हें जैन किंग के नाम से भी जाना जाता है। सो जो अमोघ वर्ष हैं, अमोघ वर्ष एक्चुअल में एक ऐसे रूलर रहे हैं जिन्होंने एक बहुत लंबे समय तक 64 ईयर्स तक रूल करा। ये संस्कृत और कन्नड़ के बहुत अच्छे पोएट माने जाते हैं और साथ ही साथ में ये जैनिज्म की तरफ स्ट्रांगली डेडिकेटेड दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें जैन किंग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे रिलीजियस प्लूरलिज्म के बारे में। सो द डायनेस्टी पैट्रोनाइज्ड हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन स्कूल। यहाँ पर आप देखेंगे टॉलरेंस कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म सभी को यहाँ पर पैट्रोनाइज किया गया। अरब हिस्टोरियन अल मसूदी यहाँ पर लिखते हैं, नोटेड दैट इस्लाम वॉज ऑनर्ड एंड प्रोटेक्टेड इन देयर टेरिटरी, मतलब इस समय पर इनके एम्पायर में, इनकी टेरिटरी में इस्लाम को भी एक्सेप्ट किया गया, उसे प्रोटेक्ट किया गया, ऑनर किया गया, विथ मॉस्क बिल्ट फॉर मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स को प्रेयर यहाँ पर करने के लिए जो मॉस्क है उसका भी डेवलपमेंट करवाया गया। सो बहुत ही टॉलरेंट एम्पायर यहाँ पर दिखाई देता है हमें इस समय पर जो राष्ट्रकूटास का रहा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट किंगडम के बारे में जो रहा है कश्मीर का किंगडम। कश्मीर में भी इस समय पर एक नया किंगडम इमर्ज हो रहा था। पॉलिटिकल हिस्ट्रियन की रूलर की बात करेंगे, सबसे पहले राइज ऑफ पावर देख लेते हैं। सो अ न्यू पावर इमर्ज इन द हिमालयन किंगडम ऑफ कश्मीर इन द मिड 8th सेंचुरी। सो इसी समय पर मिड 8th सेंचुरी में ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कश्मीर में भी कुछ नए एम्पायर जो हैं वो एस्टेब्लिश होना चालू हो गए हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट किंग रहे जिनका नाम रहा ललितादित्य मुक्तापिदा। सो यहाँ पर जो ललित आदित्य मुक्तापिदा हैं, अ फर्म रूलर फ्रॉम द करकोटा डायनेस्टी, इनकी डायनेस्टी का नाम था करकोटा डायनेस्टी, रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, और इनकी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के लिए हमेशा जाने जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर एक बहुत ही फेमस क्वीन रही जिनका नाम था क्वीन दिद्दा। कंसोलिडेटेड पावर इन द 10th सेंचुरी, जो पावर को कंसोलिडेट करती है 10th सेंचुरी के टाइम पर थ्रू द स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड रथलेस एलिमिनेशन ऑफ द राइवल। सो यहाँ पर ये अलायंस करती है बहुत सारे लोगों के साथ में, और वहीं पर दिखाई देगा कि जो राइवल्स थे उन्हें पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाता है। तो एक ग्रेट क्वीन रही है क्वीन दिद्दा भी कश्मीर डायनेस्टी की, ये आपसे पूछा जा भी सकता है। यहाँ हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, सो क्वीन दिद्दा फाउंडेड सेवरल टाउन्स एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड रीस्टोरिंग मैनी टेम्पल्स। क्वीन दिद्दा ने बहुत सारे टाउन्स भी डेवलप करवाए हैं, बिल्डिंग्स बनवाई है, और साथ ही साथ में बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं उन्हें भी इन्होंने रिस्टोर करवाया है। पॉलिटिकल टर्मोइल रहा इस समय पर फॉलोइंग द ललित आदित्य, द रीजन फेस्ड मैनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड फोर्सफुल शिफ्ट ऑफ द पावर। मतलब ललित आदित्य के बाद से ही देखेंगे कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चलते रहे और फोर्सफुल शिफ्ट ऑफ पावर जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हों कि क्वीन दिद्दा की एक पिक्चर जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सो ऐसा था कुछ कश्मीर डायनेस्टी, जो कश्मीर किंगडम था वहाँ पर रूल इस टाइप से चल रहा था। अब यहाँ हम बात करें कि कहाँ से हमें ये पता लगता है, क्या हिस्टोरिकल सोर्सेस जो कश्मीर के बारे में एक्चुअल में बताते हैं, यहाँ के पूरी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। सो एक्चुअल में एक बहुत बड़े राइटर रहे जिनका नाम था कल्हण, और कल्हण अपनी एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है राजतरंगिनी। तो यहाँ पर देखिए राजतरंगिनी क्या बताती है। कल्हण वॉज अ कश्मीरी स्कॉलर एंड पोएट हु कंपोज्ड द एपिक पोएम इन द संस्कृत ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। एक बहुत बड़ी एपिक पोएम यहाँ पर इन्होंने लिखी है राजतरंगिनी के अंदर।
टुगेदर। इनके वर्क की बात करें सो लिटरल मीनिंग अगर हम देखें राजतरंगिणी का तो क्या होता है, उसका मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स, मतलब जो किंग्स है उनकी पूरी रिवर। सो एक्चुअल में इन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी बताई है जब तक ये जिस समय पर रहे हैं, और इनके पहले से जब से कश्मीर में किंगडम स्टार्ट हुआ वहां से लेकर सारे के सारे किंग्स के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में यहां पर इन्होंने बताया है। इट नरेट्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर्स रूलिंग डायनेस्टीज फ्रॉम देयर बिगिनिंग टू हिज ओन टाइम, मतलब बिगिनिंग से लेकर इनके टाइम तक के जितने भी रूलर रहे सबके बारे में, डायनेस्टीज के बारे में इन्होंने यहां पर पोयम में बताया है। मेथडोलॉजी की बात करें सो कल्हण कंसल्टेड 11 अर्लियर वर्क्स, मतलब कल्हण ने वैसे ही नहीं लिख दी ये सारी चीजें, जो पुराने बहुत सारे टेक्स्ट मिलते हैं उन्हें, 11 ऐसे टेक्स्ट उन्होंने लिए और उन पर काम करा है। इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा, रॉयल ग्रैंड्स को पढ़ा, साथ ही साथ में टेम्पल रिकॉर्ड्स टू ओवरकम द हिस्टोरिकल एरर, जिससे जो उनकी जो राजतरंगिणी है वो एररलेस रहे, इसलिए उन्होंने इतनी स्टडी करी, उसके बाद में राजतरंगिणी जो है वो सभी के सामने आती है। चलिए आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या था ये सभी करने का। सो बियॉन्ड रिकॉर्डिंग हिस्ट्री हिज गोल वाज टू हाईलाइट द एथिकल वैल्यूज ऑफ द रूलर्स एंड ड्रॉ मोरल लेसन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो इनका सिर्फ ये एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव नहीं था कि उन्हें हिस्ट्री रिकॉर्ड करनी थी, एक्चुअल में ये चाहते थे कि मोरल एथिकल वैल्यूज जो होती है, जो रूलर्स फॉलो करा करते थे, वो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी फॉलो कर पाए, इसलिए इन्होंने राजतरंगिणी को यहां पर लिखा है। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कल्हण का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। अब हम यहाँ पर बात करें कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल सिग्निफिकेंस के बारे में। सो कश्मीर जो था इस समय पर सेंटर ऑफ लर्निंग की तरह दिखाई देता है। कश्मीर वॉज अ मेजर हब फॉर द संस्कृत लर्निंग, फिलॉसफी एंड आर्ट्स, आर्ट्स फिलॉसफी और संस्कृत को लेकर एक मेजर सेंटर दिखाई देता है। कश्मीर में आप देखेंगे रिलीजियस बेसिस पर शैविज्म दिखाई देता है। दिस स्कूल ऑफ थॉट प्रोड्यूस्ड ग्रेट स्कॉलर्स लाइक अभिनव गुप्ता, यहाँ पर अभिनव गुप्त जैसे बड़े स्कॉलर हुए ड्यू टू दिस, whose work influenced the philosophy and ethics across the India, और इनकी जो वर्क है, इनकी जो फिलॉसफी है, उन्होंने पूरे इंडिया में स्प्रेड होकर सभी को इंस्पायर करने का काम भी करा। साथ ही साथ में बुद्धिस्ट ब्रिज की तरह भी यहाँ पर ये दिखाई देता है। द रीजन सर्व्ड एज अ क्रूशियल लिंक फॉर द बुद्धिस्ट स्कॉलरशिप कनेक्टिंग नॉर्दर्न इंडिया विद तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। सो जो तिब्बत और सेंट्रल एशिया का रीजन था वहां से कनेक्ट करने वाला जो एम्पायर रहा वो रहा एक्चुअल में कश्मीर में ये एम्पायर। यहाँ पर देखिए आपको जो शैविज्म यहाँ दिखाई दे रहा है उसके कारण यहाँ एक स्टैच्यू भी दिखाई दे जाएगा, स्टैंडिंग शिवा, कश्मीर 8th सेंचुरी से जो स्टैच्यू बिलोंग करता है। तो इतना खूबसूरत सा स्टैच्यू जो है इस समय पर शैविज्म यहाँ होने के कारण बनाया गया, जो ये बताता है कि यहाँ पर शैविज्म जो था वो कितना ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। आगे देखें आर्टिस्टिक डिमांड के बारे में। सो कश्मीरी आर्टिसन, स्कल्प्टर, मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटर वर हाईली सॉट आफ्टर थ्रू आउट नॉर्दर्न इंडिया एंड बियॉन्ड, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा अच्छे ये आर्टिस्ट हुआ करते थे इस समय पर। सो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी आर्टिस्ट की जो कश्मीर से बिलोंग करते थे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कश्मीर डायनेस्टी कैसी रही है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में जो है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य एंड अद्वैत वेदांत की बात करेंगे। आदि शंकराचार्य की ही एक फिलॉसफी रही है जिसका नाम है अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ थॉट। यहां पर आपको आदि शंकराचार्य दिखाई दे रहे होंगे। आइडेंटिटी एंड एरा की बात करें सो ही वॉज एन 8th सेंचुरी स्कॉलर एंड अ टीचर ऑफ अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ फिलॉसफी। सो अद्वैत वेदांत फिलॉसफी जो है उसके ये एक्चुअल में फाउंडर माने जाते हैं, टीचर माने जाते हैं। कोर टीचिंग की बात करें सो ही थॉट दैट द ब्राह्मण इज द अल्टीमेट रियलिटी। यहां पर बताते हैं जो ब्रह्म है वो अल्टीमेट रियलिटी है। एक्चुअल में ये ब्राह्मण मतलब कोई एक कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं कि वो एक अल्टीमेट रियलिटी है, प्योर कॉन्शियसनेस है, ये इनकी फिलॉसफी के अंदर ये बता रहे हैं। एंड द वर्ल्ड वी परसीव इज माया, इल्यूजन। यहां पर ये दो कंसेप्ट की बात करते हैं, एक होता है ब्रह्म और दूसरा है माया। ब्रह्म जो है वो एक्चुअल में कॉन्शियसनेस है, मतलब सत्य वही है, और जो माया है, जो वर्ल्ड को हम देख पाते हैं, जो हम परसीव कर पाते हैं, वो एक्चुअल में वहां तक पहुंचने के बीच का एक पाथ है, हम ऐसा मान सकते हैं, या फिर वो यहां पर एक हिंड्रेंस है जो हमें एक्चुअल में ब्रह्म तक नहीं पहुंचने देती। सो ऐसी फिलॉसफी यहां पर आदि शंकराचार्य लेकर आते हैं। हिस्टोरिकल विजिट्स की बात करें सो इन्होंने यहां पर वापस से धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुइज्म को वापस प्रमोट करने के लिए एक्चुअल में बहुत लंबी यात्रा करी। सो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ही विजिटेड शंकराचार्य हिल, एंशिएंट कॉल्ड द गोपदगिरी हिल ओवरलुकिंग द कश्मीर वैली। यहां पर आपको
एक पिक्चर में दिखाऊंगा जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि इन्होंने शंकराचार्य हिल, जिस हिल का नाम रख दिया गया, वहां पर विजिट किया था। यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस हिल पर ये गए थे और यहां से इन्होंने पूरी कश्मीर वैली को देखा था। अ 19th century sketch of the Shankaracharya hill, also known as Takht-e-Suleiman, anciently called the Gopad-giri hill overlooking the Kashmir valley near Srinagar, the Jhelum river meandering below and the Himalayan peaks in the background। तो ये कि बहुत ही खूबसूरत सी जो स्केच है वो 19th सेंचुरी में बनाया गया। इस हिल को एक्चुअल में शंकराचार्य हिल के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ में इसे तख्ते सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पहले गोपदगिरी के नाम से जाना जाता था। और इस जगह पर शंकराचार्य भी गए थे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे जो ये रिवर झेलम है वो यहाँ पर मिएंडर का फॉर्मेशन करती हुई दिखाई दे रही है। सो ये एक स्केच उस समय का दिखाई देता है। यहां हम बात करें सेक्रेड साइट की, सो द स्टोन टेम्पल एट द टॉप ऑफ द हिल नोन एज द शंकराचार्य टेम्पल और ज्येष्ठेश्वर टेम्पल। यहां पर आप जो ये टेम्पल देख पा रहे हैं, ये टेम्पल आई होप आपको विजिबल होगा। ये टेम्पल जो है एक सेक्रेड साइट है जो ये बताती है कि शंकराचार्य यहां पर आए थे और इस टेम्पल का नाम शंकराचार्य टेम्पल या फिर ज्येष्ठेश्वर टेम्पल के नाम पर रखा गया। इंस्टीट्यूशनल लीगेसी की अब हम बात करेंगे। सो ही एस्टेब्लिश 4 मठास। जैसा कि मैंने आपको कहा कि शंकराचार्य ने वापस हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत लंबी यात्रा तय करी थी और ये 4 मठास को यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं। मोनास्ट्रीज एंड द सेंटर्स ऑफ लर्निंग, जो मोनास्ट्रीज और सेंटर्स ऑफ द लर्निंग के लेवल पर होती है अक्रॉस द 4 कॉर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के 4 कॉर्नर्स पर ये जाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और वहां पर जाकर ये एक एक टेम्पल बनाते हैं। जैसे कि बद्रीनाथ दिखाई देंगे नॉर्थ में, वैसे ही जगन्नाथपुरी ईस्ट में, द्वारका वेस्ट में और श्रृंगेरी साउथ में। ऐसे 4 मठ जो हैं जिन्हें एक्चुअल में शंकराचार्य जो हैं वो बनाते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। सो आई होप आप शंकराचार्य का कंट्रीब्यूशन समझ पा रहे होंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे द डेक्कन एंड बियॉन्ड की। देखिए इस समय पर आपको ये एक मैप दिखाई देगा, सिंप्लीफाइड मैप ऑफ द मेन किंगडम इन द डेक्कन एंड द सदर्न इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब उस पीरियड में जो सदर्न इंडिया था वहाँ का आपको एक मैप दिखाई देगा। यहाँ इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज हैं वो समझ में आ जाएगी कि वो किस एरिया में रूल कर रही हैं। जैसे कि ये राष्ट्रकूटास दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर चालुक्यास दिखाई देंगे, यहाँ ईस्टर्न चालुक्यास दिखाई देंगे, यहाँ पर चोलास दिखाई देंगे, पल्लवास दिखाई देंगे और यहाँ चेरास और पांड्यास दिखाई देंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी और इनके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करते थे। जैसे कि आर्यपुरा यहाँ पर दिखाई देगा, वातापी दिखाई देगा, मान्यखेत दिखाई देगा, वेंगी दिखाई देगा, वैसे ही मल्लपुरम दिखाई देगा, कांची दिखाई देगा, तंजावुर है, मदुरई है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। ये मैप को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि लोकेट करने के लिए भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो बाद में आने वाले जो रूलर रहे वो कौन रहे। तो यहाँ हम बात करेंगे अब चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। ओरिजिन एंड एक्सपांशन की बात करें चालुक्य डायनेस्टी की, सो फाउंडेड इन द मिड 6th सेंचुरी बाय पुलकेशन फर्स्ट। एक्चुअल में ये डायनेस्टी जो है मिड 6th सेंचुरी में ही बन चुकी होती है और इसके फाउंडर का नाम था पुलकेशन फर्स्ट। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पावरफुल रूलर आते हैं जिनका नाम होता है पुलकेशन सेकंड। द मोस्ट पावरफुल रूलर ही ब्लॉक्ड हर्षास साउथवर्ड एक्सपांशन। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हर्षवर्धन थे जब वो साउथ साइड बढ़ रहे थे, नर्मदा से और ज़्यादा साउथ रीजन में जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें रोकने वाले जो किंग थे उनका नाम था पुलकेशन सेकंड। एक्सपांशन एंड सिग्निफिकेंटली ग्रो द किंगडम। कैपिटल की बात करें सो द मेन कैपिटल वाज वातापी। इनकी जो मेन कैपिटल थी वो थी वातापी, जिसे बादामी के नाम से भी जाना जाता है, विद एन अर्लियर सेंटर एट द आर्यपुरा एहोल। और यहाँ पर इनका जो अर्लियर सेंटर है वो एहोल आर्यपुरा के लेवल पर दिखाई देगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये इनका पूरा एम्पायर है, चालुक्यन एम्पायर, और ये जो है इनकी कैपिटल दिखाई देती है और यहीं पर एहोल भी दिखाई देता है, आर्यपुर दिखाई देता है। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि चालुक्यास जो हैं वो कहाँ पर रूल करते हैं और उन्होंने क्या क्या किया है। अब यहाँ इंस्क्रिप्शन और अकाउंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले दिखाई देगा मेगुती इंस्क्रिप्शन, अ 7th सेंचुरी संस्कृत पोएम बाय रवि कीर्ति प्रेजिंग द पुलकेशन सेकंड विक्ट्रीज। रवि कीर्ति एक बड़े पोएट रहे और उन्होंने यहाँ पर मेगुती इंस्क्रिप्शन में एक पोएम लिखी हुई है जो पुलकेशन सेकंड की विक्ट्रीज के बारे में बताती है। वैसे ही ह्वेनसांग व्यू की बात करें तो सो द चाइनीज पिलग्रिम डिस्क्राइब्ड पुलकेशन सेकंड एज अ बेनिफिसेंट रूलर एंड विथ सबमिसिव
सबमिसिव लॉयल सब्जेक्ट। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ह्वेनसांग है वो भी इनके बारे में बताते हैं और वो ये कहते हैं कि एक बेनिफिसेंट रूलर रहे हैं और साथ ही साथ में इनके जो सब्जेक्ट मतलब इनकी जो एक्चुअल में वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे इनके किंगडम में वो बहुत ही ज़्यादा वफादार, बहुत ही ज़्यादा लॉयल दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए ये एक पिक्चर जो है ये इनके बारे में ही बताती है, इसी टाइम की ये एक पिक्चर दिखाई देती है चालुक्यन डायनेस्टी से रिलेट करती हुई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर लेटर ब्रांचेस एंड डिक्लाइन के बारे में। जो चालुक्यन डायनेस्टी उनकी ब्रांचेस कौन कौन सी रही, जैसे कि ईस्टर्न चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य जो हैं वो दिखाई देते हैं और कैसे इनका डिक्लाइन हुआ। सो सबसे पहले यहाँ पर देखें, डिफीट होते हैं पुलकेशिन सेकंड वाज इवेंचुअली डिफीटेड बाय द पल्लवा ऑफ कांची। सो जो पल्लवा ऑफ कांची थे उनके द्वारा पुलकेशिन सेकंड जो है उनकी डिफीट हो जाती है, वो हार जाते हैं। ईस्टर्न चालुक्यन ब्रांच दिखाई देती है जिसमें आप देखेंगे रूल्ड फ्रॉम द वेंगी, जो आपको इस साइड दिखाई देगा। दे प्रमोटेड तेलुगु एंड कन्नड़ लिटरेचर एंड क्लैश्ड विद द राष्ट्रकूटास। सो ये राष्ट्रकूटास के साथ में क्लैश करते हैं, साथ ही साथ में तेलुगु और कन्नड़ लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने का काम करते हैं, जो होते हैं एक्चुअल में ईस्टर्न चालुक्य जो रूल करते हैं वेंगी से। फिर हम बात करेंगे वेस्टर्न चालुक्यास की। सो आ 10th सेंचुरी राइवल ऑफ द डायनेस्टी बेस्ड एट कल्याणी, ये एक्चुअल में कल्याणी वाले रीजन में फ्लोरिश होते हैं जो होते हैं वेस्टर्न चालुक्यास। रिप्लेसमेंट की बात करें, सो बाय द मिड 8th सेंचुरी द राष्ट्रकूटास रिप्लेस्ड द चालुक्यास इन द डेक्कन। सो 8th सेंचुरी के समय पर देखेंगे कि जो राष्ट्रकूटास है वो चालुक्यास को रिप्लेस कर देते हैं डेक्कन वाले रीजन में, और उसके बाद में फिर यहाँ पर राष्ट्रकूटास जो है वो इमर्ज होते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे पल्लवास के बारे में जो इसी समय पर रहने वाले हैं, पीक पावर एंड मिलिट्री के बारे में। कैपिटल की बात करें, सो बेस्ड इन कांची। अभी हमने देखा पल्लवा ऑफ कांची जो है वो हरा देते हैं। प्रेजेंट डे कांचीपुरम तमिलनाडु। सो अभी जो कांचीपुरम तमिलनाडु आपको दिखाई देता है उसी जगह पर पल्लवा जो है वो एक्चुअल में इमर्ज होते हैं। प्रोमिनेंट रूलर की बात करें, सो रीच्ड देयर हाइट इन द 7th सेंचुरी अंडर द महेंद्रवर्मन फर्स्ट एंड नरसिंहवर्मन फर्स्ट। महेंद्रवर्मन और नरसिंहवर्मन जो है उनके रीजन में पल्लवा डायनेस्टी सबसे ज्यादा फ्लोरिश हुई है जो समय था 7th सेंचुरी का उस टाइम पर। मिलिट्री फीट्स की बात करें, सो नरसिंहवर्मन फर्स्ट जो है उन्हें ममल्ल के नाम से भी जाना जाता है जिसका मतलब होता है रेसलर। सो ये मल्ल युद्ध में बहुत ही अच्छे हुआ करते थे इसलिए इन्हें ममल्ल नाम से जाना जाता है, और ये पुलकेशिन सेकंड को हरा देते हैं और बादामी जहां पर एक्चुअल में चालुक्य रूल करते हुए दिखाई दे रहे थे उसे पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पल्लवा जो थे वो कितने स्ट्रांग हो चुके थे 7th सेंचुरी के टाइम पर। इनकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, सो दे सेंट अ नेवल एक्सपेडिशन टू श्रीलंका टू हेल्प अ प्रिंस रीगेन हिज थ्रोन। इन्होंने इस समय पर फॉरेन पॉलिसी इनकी ऐसी रही कि श्रीलंका के साथ में इनके अच्छे रिलेशन थे और इन्होंने श्रीलंका में एक प्रिंस को थ्रोन को एनेक्स करने के लिए हेल्प करने यहाँ पर अपनी जो एक्चुअल में जो नेवल एक्सपेडिशन है उसे भेजा भी था, मतलब एक नेवल फोर्स को वहां पर डिप्लॉय कर रहा था जिससे वो प्रिंस की हेल्प कर पाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक एंड कल्चरल हब के बारे में। इकोनॉमिक सेंटर जब आप देखेंगे पल्लवास के टाइम पर तो आपको दिखाई देगा कांचीपुरम वाज अ मेजर हब फॉर द स्पाइसेस, सिल्क, आइवरी एंड लग्जरी गुड्स। सो बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश हो रही थी यहाँ की इकोनॉमी। यहाँ स्पाइसेस, सिल्क, आइवरी और लग्जरी गुड्स जैसी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। मैरीटाइम ट्रेड भी यहाँ पर हो रहा था। यूज सी पोर्ट्स लाइक द ममल्लपुरम, महाबलीपुरम जिसे अभी कहा जाता है, टू ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के साथ में ट्रेड करने के लिए महाबलीपुरम जिसे ममल्लपुरम के नाम से जाना जाता था उस पोर्ट का एक्चुअल में यूज किया जाता था। आर्कोलॉजिकल चीजें भी यहाँ पर मिली है कुछ एक्सकवेशंस में। सो एक्सकवेशंस एट द ममल्लपुरम रिवील्ड एंशिएंट चाइनीज, पर्शियन एंड रोमन कॉइन। यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं जैसे कि रोमन, पर्शियन और चाइनीज कॉइन जो एक्चुअल में ममल्लपुरम से मिलते हैं एक्सकवेशन में। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये ट्रेड कर रहे थे, मैरीटाइम ट्रेड हो रही थी, फॉरेन लेवल पर यहाँ पर ट्रेड चल रही थी। ह्वेनसांग इनके एम्पायर में भी आते हैं और इनकी विजिट के बारे में यहाँ पर ये क्या कहते हैं। सो द चाइनीज पिलग्रिम रिकॉर्डेड 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड 80 हिंदू टेम्पल्स इन द कांची। कांची वाले रीजन में ह्वेनसांग बताते हैं कि 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज उन्हें मिली और साथ ही साथ में 80 यहाँ पर हिंदू टेम्पल्स भी देखने को मिले हैं। सो यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है एज पर द ह्वेनसांग। अब यहां हम बात करेंगे आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में। सो फेमस फॉर द मोनोलिथिक टेम्पल रॉक कट केव्स एट द ममल्लपुरम। ममल्लपुरम में बहुत सारे रॉक कट केव्स भी बनाए गए हैं और मोनोलिथिक टेम्पल मतलब एक ही पत्थर से बनाए जाने वाले टेम्पल जो हैं वो भी दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन्हें ही काव करके टेम्पल्स को डिजाइन किया जाता था।
आर्टिस्टिक स्टाइल की बात करें सो स्कल्पचर डिपिक्ट्स द डाइटीज एंड सीन्स फ्रॉम द महाभारत। यहां पर देखिए आप देख पाएंगे कि यहां डिफरेंट डिफरेंट डाइटीज जो हैं, है ना, ऐसे ही आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ में महाभारत से रिलेटेड जो सीन्स है वो भी यहाँ पर आपको टेम्पल्स की वॉल पर डिपेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। फिर हम बात करें लिटरेरी पैट्रोनेज के बारे में, सो प्रमोटेड द संस्कृत तमिल होस्टेड पोइट्स लाइक डंडी। यहाँ पर इन्होंने पैट्रोनेज दिया था एक ग्रेट पोइट जिनका नाम था डंडी को, और साथ ही साथ में संस्कृत और तमिल जैसी लैंग्वेजेस को भी पैट्रोनेज प्रोवाइड करते हैं। रॉयल स्कॉलर की बात करें सो किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट रोट अ हिस्टोरिकल संस्कृत प्ले। यहाँ पर जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट थे जिनके समय पर ये एम्पायर काफ़ी ग्रो हुआ, उन्होंने भी यहाँ पर एक संस्कृत प्ले डिज़ाइन करा है, उसे लिखा है। चलिए आगे देखेंगे डिक्लाइन कैसे होता है पल्लवास का, सो एंड कैसे होता है इनके रूल का। द पल्लवास गवर्न नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड सदर्न आंध्र प्रदेश अंटिल द लेट 9th सेंचुरी। सो जो एंड ऑफ रूल है वो कहां से होता है, पल्लवा गवर्न द नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड सदर्न आंध्र प्रदेश अंटिल द लेट 9th सेंचुरी, और 9th सेंचुरी के बाद में इनका जो रूल है वो समाप्त होने लगता है। ओवरथ्रो दे वर फाइनली डिफीटेड बाय द चोला किंग आदित्य फर्स्ट, और फिर आदित्य फर्स्ट जो है चोला किंग वो फाइनली इन्हें डिफीट कर देते हैं, और यहाँ से 9th सेंचुरी से चोलास जो है वापस रिवाइव होकर आ जाते हैं विजय चोला के टाइम पर, और जो पल्लवास हैं उनका टाइम यहां पर आकर समाप्त हो जाता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे पल्लवास का डिक्लाइन हुआ है इंडिया में। चलिए अब बात करेंगे हम फर्दर साउथ के बारे में, और यहां पर समझेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। सबसे पहले बात करें एंशिएंट ओरिजिन के बारे में। फर्दर साउथ में हम बहुत सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहां पर देखिए आपको दिखाई देगा कि हम किन किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहां पर आपको चोलास दिखाई देने वाले हैं, पांड्यास दिखाई देने वाले हैं, चेरा दिखाई देने वाले हैं, और इन सभी के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज रही है। सबसे पहले इनकी एंशिएंट ओरिजिन की बात करें सो द पंड्या, चोला एंड चेरा किंगडम वर नोटेड एज अ सदर्न किंगडम इन द अशोकास एडिक्ट and featured in the early Sangam तमिल पोइट्री। मतलब यहाँ पर आप जब देखेंगे अशोका के जो एडिक्ट मिलते हैं उसमें भी इनका जिक्र दिखता है। जो अशोका के एडिक्ट हैं उसमें ये अशोका बताते हैं कि ये नेबर रहे हैं, मतलब सदन जो नेबर हैं वो रहे हैं चेरा, पंड्या, चोला। और उसके बाद में आप देखेंगे कि जो अर्ली संगम तमिल पोइट्री दिखाई देती है उसमें भी इनके बारे में बताया जाता है। री इमर्जेंस की बात करें सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ बीइंग एक्लिप्स्ड बाय अदर पावर दीज किंगडम री इमर्ज ड्यूरिंग दिस एरा टू शेप द पॉलिटिकल एंड द कल्चरल लाइफ ऑफ द साउथ इंडिया। सो एक्चुअल में एक समय तक ये गायब हो गए थे क्योंकि उस समय पर और दूसरे एम्पायर इस जगह पर आ गए थे, पर ये वापस से री इमर्ज होते हैं यहाँ पर साउथ इंडिया में, और जो पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ है साउथ इंडिया की उसे वापस से रीशेप करते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द पंड्यास के बारे में, और राइज एंड टेरिटरी। पंड्यास कहां पर रूल करते हैं, कैसे इनके टेरिटरी एस्टेब्लिश करते हैं ये समझेंगे। सो देयर वाज पावर बाय द 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी में इमर्ज होते हैं, कंट्रोलिंग मच ऑफ द सदर्न तमिलनाडु एंड ओकेशनली पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न श्रीलंका। सो नॉर्दर्न श्रीलंका का कुछ पार्ट और सदर्न तमिलनाडु को ये यहाँ पर क्या करते हैं, इस जगह पर रूल करते हुए दिखाई देते हैं। कैपिटल एंड कल्चर की बात करें सो देयर कैपिटल वाज मदुरई, इनकी जो कैपिटल थी वो बनाते हैं मदुरई। ध्यान रखिएगा पंड्यास की कैपिटल थी मदुरई। वाज अ वाइब्रेंट कल्चरल सेंटर वेयर दे पैट्रोनाइज द पोएट एंड बिल्ट द न्यूमरस रॉक कट टेम्पल। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे पोएट्स को पैट्रोनाइज करा और साथ ही साथ में बहुत सारे रॉक कट टेम्पल भी डेवलप करे। ट्रेड की बात करें सो coin and inscription prove they conducted maritime trade with Southeast Asia through the ports like Korkai। So Korkai जैसे जो पोर्ट हैं वो इसे यूज करते हैं, और यहाँ पर ये आप देखने को मिलेगा आपको कि जो इनके कॉइन से ये बताते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में किस तरीके से रूल करते हैं। यहाँ आपको कॉइन दिखाई दे रहा होगा, जो कॉइन है एक्चुअल में पंड्यास के टाइम के। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं लिटरेरी फीट के बारे में। अ कॉपर प्लेट रिकॉर्ड देयर ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारता इनटू तमिल थ्रू द वर्क हैज नॉट सर्वाइव्ड। यहाँ पर आपको एक और चीज पता लगेगी कि एक कॉपर प्लेट रिकॉर्ड भी यहाँ पर बनाया गया था जिसमें महाभारत का तमिल में ट्रांसलेशन किया गया था, पर ये जो वर्क है वो सर्वाइव नहीं कर पाया। फिर हम बात करें कि डिक्लाइन कैसे होता है पांड्यास का। सो दे वर स्वेप्ट असाइड बाय द चोलास इन 10th सेंचुरी बट रीइमर्ज्ड 3 centuries लेटर। सो यहाँ पर जो चोलास हैं वो
फाइनली इन्हें आकर समाप्त कर देते हैं और इनका डिक्लाइन हो जाता है। सो आप समझ पाए होंगे कि पंड्यास किस तरीके से इमर्ज हुए और कैसे उन्होंने क्या क्या काम करा और उनका डिक्लाइन कैसे हुआ है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे चेरास के बारे में। चेरास की लोकेशन की अगर हम बात करें, सो दे वर बेस्ड अलोंग द केरला कोस्ट। ये आपको मेनली इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे केरला वाले रीजन में, एंड वर ऑल्सो नोन एज द चेरा पेरुमल्स। इन्हें चेरा पेरुमल्स के नाम से भी जाना जाता था। इंडिपेंडेंस की बात करें, सो दे सक्सेसफुली मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस डिस्पाइट द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द नेबरिंग किंगडम। सो इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस एक्चुअली में बनाकर रखी, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको चेरा किंग दिखाई दे रहे हैं, जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग जो नेबर्स हैं वो भी दिखाई देते हैं, बट स्टिल ये भी इंडिपेंडेंट बने रहे एक लंबे समय तक और अपना रूल जो है ये यहाँ पर करते रहे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे चोलास के बारे में, रीबर्थ एंड एम्पायर। सो चोलास जो है वो री इमर्ज होते हैं, वापस से री एस्टेब्लिश करते हैं अपने आप को। सो री एस्टेब्लिश्ड इन द 9th सेंचुरी बाय विजयाले चोला। विजयाले चोला जो है वो री इमर्ज करते हैं चोलास को, हु मेड तंजावुर हिज कैपिटल, और ये तंजावुर को अपनी कैपिटल बनाते हैं। एक्सपांशन की बात करें, सो विजयाले चोला सन आदित्य फर्स्ट जो थे वो डिफीट करते हैं पल्लवास को टू ब्रिंग द मोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड सदर्न आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो रीजन है उसे एनेक्स कर लेते हैं और चोलास के रूल के अंदर ले आते हैं। इंपीरियल फीचर की बात करें, सो दे बिल्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन द साउथ इंडिया। ये सबसे बड़ा एम्पायर रहा है पूरी साउथ इंडियन हिस्ट्री में, कैरेक्टराइज्ड बाय अ पावरफुल नेवी एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ इनके पास में एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी और बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नटराज की मूर्ति है, नटराज का एक स्टैच्यू है, अर्ली चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ नटराज और लॉर्ड ऑफ डांस एज एस्पेक्ट ऑफ शिवा सिंबलाइजिंग डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। जो यहाँ पर नटराज का ये जो स्टैच्यू है ब्रॉन्ज का बना हुआ है और ये चोला एम्पायर के टाइम का है, जो ये बताता है कि ये लॉर्ड ऑफ डांस हैं और साथ ही साथ में जो हम कहें कि यहाँ पर क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता है यूनिवर्स का, वो सभी इन्हीं के द्वारा होता है। तो ऐसी चीज़ें आपको चोला एम्पायर में देखने को मिलने वाली है। आर्टिस्टिकली भी ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ है। अब हम यहाँ बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में। सो फर्टाइल कावेरी डेल्टा लैंड्स एंड एफिशिएंट इरिगेशन प्रोवाइडेड अ स्टडी एग्रीकल्चरल आउटपुट दैट फ्यूल्ड द एम्पायर हार्टलैंड। सो एक्चुअल में यहाँ पर जो कावेरी रिवर है उसके कारण बहुत ही फर्टाइल लैंड यहाँ पर डेवलप हो जाता है कावेरी डेल्टा लैंड के कारण, और यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था। इस कारण आप देखेंगे एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और एम्पायर जो है वो कंटिन्यूसली इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी को देखता रहता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इनके आर्ट्स और लैंग्वेज के बारे में। सो दे पैट्रोनाइज्ड ग्रैंड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर सच एज द फेमस चोला ब्रॉन्ज। चोला ब्रॉन्ज जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर के लेवल पर फेमस चोला ब्रॉन्ज जो है वो बताता है कि कितने ज्यादा फ्लोरिश हुए हैं आर्ट के लेवल पर। दे प्रमोटेड बोथ तमिल एंड संस्कृत लिटरेचर, और उन्होंने दोनों ही लिटरेचर को बहुत ज्यादा प्रमोट करा, तमिल लिटरेचर को भी और साथ ही साथ में संस्कृत लिटरेचर को भी। यहाँ पर बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शन दिखाई देते हैं, डुअल लैंग्वेज यूसेज दिखाई देता है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंस्क्रिप्शन एंड लैंड्स ग्रांट्स बिगिन यूजिंग संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि संस्कृत का भी यूज हो रहा है और रीजनल लैंग्वेजेस का भी यूज हो रहा है। कैसे स्प्लिट करते थे फंक्शनल स्क्रिप्ट, कैसे स्प्लिट कैसे दिखाई देता है। सो संस्कृत वॉज टिपिकली यूज टू प्रेज द रूलर की बड़ाई करने के लिए, यहाँ पर उनके बारे में बताने के लिए संस्कृत का यूज किया जाता था, एंड द डायनेस्टिक हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए। और जो लोकल लैंग्वेज है उनका यूज किया जाता था फॉर द ऑपरेटिव डिटेल्स ऑफ लैंड ग्रांट, जिन्हें लैंड ग्रांट्स दिए हैं उसकी जो ऑपरेटिव डिटेल है वो सभी बताने के लिए। यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ ऐसी लैंग्वेज स्क्रिप्ट जो है इस समय पर चोला एम्पायर के टाइम पर यूज की जाती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं अदर डेवलपमेंट के बारे में कि क्या क्या और डेवलपमेंट हुए हैं इस समय पर। ये जो सारे एम्पायर रहे वहाँ पर कैसी सोसाइटी दिखाई देती है, कैसी इकोनॉमी और कैसा कल्चर दिखाई देता है फ्रॉम 6th to 10th सेंचुरी, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें बिटवीन द 6th to 10th सेंचुरी। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिसेंट्रलाइजेशन। सो फॉल ऑफ यूनिफाइड एम्पायर्स लेड टू स्मॉलर डिसेंट्रलाइज्ड किंगडम। आपने देखा कि जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे वो अब टूट चुके थे और यहाँ पर टूटने के बाद में स्मॉलर डिसेंट्रलाइज्ड किंगडम जो है वो इमर्ज होते हुए दिखाई देते हैं इस पूरे पीरियड में।
रूल थ्रू द सबऑर्डिनेट, यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स के थ्रू रूल करना चालू कर दिया गया था। किंग्स लाइक द चालुक्य एंड राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा और चालुक्य रूलर जो हैं रूल्ड कोर रीजन डायरेक्टली, कोर जो कोर रीजन हुआ करते थे उन्हें तो डायरेक्टली रूल करते थे, बट गवर्न अदर एरिया थ्रू सामंथा, पर जो दूसरे एरिया हुआ करते थे उसे सामंथास के द्वारा रूल करते थे, जिन्हें ट्रिब्यूटरीज या फिर वेसल्स भी कहा जा सकता है। सो सामंथी सिस्टम जो है वो यहां से दिखाई देता है, जिसमें जो किंग होते हैं उनके जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो भी कुछ एरियाज को रूल कर रहे होते हैं। अब ये जो सामंत थे इनका एक्चुअल में रोल क्या दिखाई देता है? सो दे वर इंडिस्पेंसिबल फॉर लीडिंग आर्मीज एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू देयर लॉयल्टी वाज ऑफन फ्रजाइल। यहां पर एक्चुअल में इन्हें पावर दी गई थी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर काम करेंगे, अपनी खुद की आर्मी जो है उसे लीड करेंगे, पर ये बहुत ज़्यादा कई बार लॉयल नहीं दिखाई देते हैं, फ्रजाइल भी दिखाई देती है इनकी लॉयल्टी। अब बात करें हम एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की की, सो डायरेक्टली कंट्रोल टेरिटरी वर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। जिन टेरिटरीज को डायरेक्टली कंट्रोल करते थे किंग्स, कोर एरियाज को उन्हें प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया जाता था, भुक्तीस और राष्ट्र में, जिसे भुक्ति या फिर राष्ट्र कहा जाता था। वैसे ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होती थी जिन्हें मंडल कहा जाता है, और साथ ही साथ में विलेज हुआ करते थे। सो याद रखिएगा एक पूरी हायरार्की है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, जिसमें भुक्ति, राष्ट्र, उसके बाद में मंडल, और मंडल के बाद में विलेज मतलब ग्राम हुआ करते थे। ये आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ में इस समय पर विलेज गवर्नेंस भी दिखाई देगा। विलेजेस वर ओवरसीन बाय द हेडमैन। सो यहाँ के जो हेडमैन हुआ करते थे वो इस विलेज को देखा करते थे। वैसे ही अकाउंटेंट्स हुआ करते थे, लोकल कमेटी हुआ करती थी, रिमेनिंग लार्जली सेल्फ गवर्न। इस समय पर आपको ज्यादातर दिखाई देगा कि सेल्फ गवर्नेंस रूल जो है यहाँ पर चल रहा है विलेजेस के लेवल पर। ऑटोनॉमस विलेजेस दिखाई देंगे, विलेजेस के लोग ही क्या कर रहे हैं, उन्हें रेगुलेट कर रहे हैं। आगे बात करेंगे हम डेमोक्रेटिक यूनिटी के बारे में। सो 10th सेंचुरी चोला इंस्क्रिप्शन एट द उत्तर मेरुरु डिटेल द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द विलेज सभा, शोकेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। यहां पर आप देखेंगे उत्तर मेरुरु इंस्क्रिप्शन में चोला जो इंस्क्रिप्शन है एक एक्चुअल में, उसमें बताया गया कि जो विलेज सभा हुआ करती थी उसमें कैसे डेमोक्रेटिक मींस का यूज किया जाता था फॉर चूजिंग, फॉर सिलेक्टिंग, फॉर इलेक्टिंग द हेडमैन ऑफ विलेजेस। मतलब जो विलेज सभा है उसे पूरी चुनने के लिए डेमोक्रेटिक वेज का यूज किया जाता था इन द चोला एम्पायर, जो उत्तर मेरुरु इंस्क्रिप्शन में दिखाई देता भी है। चलिए अब आगे समझेंगे अदर डेवलपमेंट की बात करें, ट्रेड इकोनॉमी एंड अर्बनाइजेशन के बारे में। सो यहाँ पर लैंड ग्रेंट सिस्टम चल रहा था, एक्सपांडेड ग्रेटली क्रिएटिंग अ न्यू क्लास ऑफ लैंड होल्डर एंड ऑफन लीडिंग टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट बाय द इंटरमीडियरीज। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, लैंड ग्रेंट सिस्टम चल रहा है, मतलब यहाँ पर नए नए लैंड होल्डर जो हैं वो बनते जा रहे हैं, और जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनका कंटिन्यूसली शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मीडिएटरीज हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं, वो यहाँ पर टैक्सेस ले रहे हैं किंग को देने के लिए, और वो ज़्यादा टैक्स लेते हैं फिर किंग को देते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पर जो पीजेंट्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात करें, सो ग्रांट्स एम्ड टू ब्रिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर द फार्मिंग। सो यहाँ पर ग्रांट्स दिए जाते थे जिससे जो भी लैंड्स हैं उस समय पर जो अनकल्टिवेटेड है वहां पर भी फार्मिंग की जा सके। द पल्लवास बिल्ट न्यूमरस इरिगेशन टैंक इन तमिलनाडु दैट रिमेन फंक्शनल टुडे। और जो पल्लवास थे उन्होंने बहुत सारे इरिगेशन टैंक बनवाए थे तमिलनाडु वाले रीजन में, जो इवन आज तक फंक्शनल दिखाई देते हैं। सो इरिगेशन फैसिलिटी को बहुत अच्छा बनाया गया था इस समय पर। यहां पर देखिए आपको दिखाई देगा अ 7th सेंचुरी हीरो स्टोन एट Eduthunur, a village in the Tamil Nadu. The inscription praised the local chief who, along with his loyal dog, fought cattle thieves, both of them losing their lives. The chief and even the dog name are given in the inscription. So ये एक inscription आपको दिखाई दे रहा होगा. Actual में कुछ लोग, कुछ thieves जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और ये जो गांव, जो विलेज है, उसके जो हेडमैन दिखाई देते हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अपने कैटल्स की, अपने गांव के कैटल्स की रक्षा करने के लिए वो और उनका डॉग जो है वो फाइट कर रहा है और इवन ये दोनों अपनी जान गंवा देते हैं और इनका नाम जो है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा. सो एक बहुत ही पुराना इंस्क्रिप्शन जो ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर सेल्फ रूल चल रहा था. चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स के बारे में. सो वेस्ट कोस्ट से कैसे ट्रेड हुआ करता था. ब्रिस्क शिपिंग कनेक्टेड इंडियन पोर्ट्स विद द ईरान, इराक एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. सो ईरान, इराक और ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के साथ में इस समय पर ट्रेड हो रहा था वेस्ट कोस्ट से. वैसे ही ईस्ट कोस्ट कनेक्ट करता था श्रीलंका से, साउथ ईस्ट एशिया से और चाइनीज पोर्ट से. सो यहां पर आपको दिखाई देगा कि मैरीटाइम ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ है इस समय पर. इंटरनेशनल हब के लेवल पर इंस्क्रिप्शन रिफर टू द प्रेजेंस ऑफ Christian, Muslim and Jewish trader
फ्रॉम वेस्ट एशिया। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन भी मिलेंगे जो ये जस्टिफाई करते हैं, जो ये बताते हैं कि यहाँ पर क्रिश्चियन, मुस्लिम और जूइश ट्रेडर जो हैं वो भी आते थे ट्रेडिंग पर्पस के लिए। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इंडिया जो है इस समय पर फ्लोरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्बन ट्रेंड्स की बात करें, वाइल सोसाइटी वॉज लार्जली रूरल, मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी लार्जली रूरल दिखाई देती है। Older cities in the north remain occupied while new ones emerged in the south. Cities flourished as पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हब। यहाँ पर आप देखेंगे कि नई नई सिटीज़ जो है वो भी इमर्ज होना चालू हो गई थी साउथ वाले रीजन में। सिटीज़ फ्लोरिश हो रही थी एज अ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हब। सो यहाँ पर अर्बन ट्रेंड भी दिखाई दे रहा है कि रूरल सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी की तरफ हम लोग इस समय पर बढ़ने लगे थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सोशल लाइफ के बारे में, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जातीज के बारे में। यहाँ पर जातीज का इमरजेंस जो है वो चालू हो जाता है। सो ट्रेडिशनल जातीज मल्टीप्लाइड बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन और रीजन विथ मोस्ट पीपल मैरिंग विद इन देयर ग्रुप। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जातीज जो है वो इमर्ज होना चालू हो रही है, मल्टीप्लाई होने लगी है, बढ़ने लगी है कंटिन्यूसली। वो जिस रीजन से है उस नाम पर, उस जगह के नाम पर इनकी जाति का नाम पड़ गया, लोगों की जाति का नाम पड़ गया, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पर उनकी जाति का नाम पड़ गया। और कंटिन्यूसली फिर आप ये देखेंगे कि वो सिर्फ अपने ही ग्रुप्स में मैरिजेस कर पा रहे हैं और ये चीज़ कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है। फिर यहाँ पर हम बात करें सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी की, तो द सिस्टम वॉज फ्लेक्सिबल। फॉर इंस्टेंस द पालास वर ओरिजिनली शूद्रास बट केम टू बी रिगार्डेड एज द क्षत्रियास ओवर टाइम। सो जो पालास थे एक्चुअल में क्या थे, वो शूद्र कैटेगरी से बिलोंग करते थे, पर आगे जाकर आप देखेंगे कि वो क्षत्रिय दिखाई देने लगते हैं समय के साथ साथ। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे डिफरेंट जो कास्ट सिस्टम चलता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि लोहे का काम कर रहे हैं तो ये लोहार बन गए, ये क्षत्रिय बन गए क्योंकि इनके पास में वेपन्स हैं, वैसे ही ये पंडित बन गए क्योंकि ये लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये जो हैं आपको दिखाई देंगे ये ट्रेडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो ऐसे डिफरेंट जो सिस्टम है वो यहाँ पर इमर्ज होने लगा था और वो मल्टीप्लाई होता जा रहा था कंटिन्यूसली। अब इसके कारण ही क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ता है। सो टर्म्स लाइक द अस्पृश्य, नॉट टू बी टच्ड, अपीयर्ड इन द टेक्स्ट। यहाँ पर अस्पृश्य जैसे टर्म जो है वो दिखने लगे थे टेक्स्ट में। एंड ह्वेनसांग नोटेड दैट सर्टन ग्रुप्स लाइक स्कैवेंजर एंड बचर्स वर फोर्स्ड टू लिव इन सबअर्ब्स आउटसाइड सिटी वॉल। सो एक्चुअल में इस समय पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, इस समय पर ये वर्ड देखने को मिलेगा जिसे अस्पृश्य कहा जाता है, नॉट टू बी टच्ड, ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट में। साथ ही साथ में ह्वेनसांग भी बताते हैं कि यहाँ पर स्कैवेंजर और बचर्स जैसे जो लोग हुआ करते थे उन्हें मेन कोर सिटी में नहीं रहने दिया जाता था, उन्हें सिटी के बाहर रहना पड़ता, सब अर्ब रीजन में रहना पड़ता था। वुमेन्स की क्या स्थिति थी इस समय पर, क्या पोजीशन थी? सो वेराइड बाय रीजन, बाणभट्टास हर्षचरित्र शोज वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन द एग्रीकल्चर, क्राफ्ट एंड सर्विंग एज कोर्ट एंटरटेनर और म्यूजिशियन। सो यहाँ पर बाणभट्ट जो है वो कुछ बताते हैं हर्षचरित्र में, अलग अलग रीजन में अलग अलग पोजीशन दिखाई देती है वुमेन्स की, जिसमें बाणभट्ट की जो हर्षचरित्र है उसमें पता लगता है कि एग्रीकल्चर में, क्राफ्ट में और कोर्ट को सर्व करने में जो है वुमेन्स अपना अपना रोल प्ले कर रही थी। फिर आगे बात करें रिलीजियस स्पॉन्सरशिप के बारे में। सो मैनी इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड वुमन मेकिंग टेम्पल ऑफरिंग और कमिश्निंग वाटर स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ये भी बताते हैं कि वुमन मेकिंग टेम्पल ऑफरिंग्स, वुमन जो है वो टेम्पल ऑफरिंग्स यहाँ पर कर रही हैं और साथ ही साथ में कमिश्निंग द वाटर स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ एक डिफरेंट आपको जो एस्पेक्ट है वो देखने को मिलेगा सोशल सिस्टम का भी। अब यहाँ हम बात करेंगे एक जाति के फॉर्मेशन की जो है कायस्थ जाति। सो यहाँ पर एक नई जाति इमर्ज होती है, कायस्थ जाति कैसे होती है समझिए। ओरिजिनल स्टेटस की बात करें, सो इनिशियली अ प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ स्क्राइब्स और क्लर्क ओपन टू वेरियस वर्ण। सो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, जो क्लर्क वाला काम किया करते थे, जो नोट किया करते थे, बहुत सारी चीज़ों को, अकाउंट्स को मेंटेन करते थे, वहाँ से ये जो जाति है उसका इमरजेंस माना जाता है। सो इन बंगाल सर्टन ब्राह्मण सरनेम वासु, घोष, दत्ता, दाम मर्ज विद द नॉन ब्राह्मण फैमिलीज विद इन दिस प्रोफेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे जो ब्राह्मण फैमिलीज हुआ करती थी जैसे कि वासु, घोष, दत्ता, धाम, ऐसे सरनेम वाले, वो एक्चुअल में मर्ज्ड विद द नॉन ब्राह्मण फैमिलीज विद इन दिस प्रोफेशन, वो इस प्रोफेशन में नॉन ब्राह्मण फैमिलीज के साथ में मर्ज हो गए। एवोल्यूशन की बात करें, सो बाय द 10th सेंचुरी दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिस्टिंक्ट जाति, और 10th सेंचुरी के समय पर आप देखेंगे कि एक अलग ही जाति के लेवल पर दिखाई देने लगते हैं।
चलिए तो फिर आगे समझते हैं यहाँ पर फीमेल रूलर्स के बारे में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल रूलर्स भी यहाँ पर रही है इस समय पर, जैसे कि त्रिभुवन महादेवी की हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी त्रिभुवन महादेवी। रूल ऑफ क्वींस की बात करें थ्रू डायनेस्टीज जनरली फेवर्ड मेल हायर्स युवराजास, मतलब आप देखेंगे कि मेनली तो युवराज दिखाई देंगे, मतलब जो मेल हायर हुआ करते थे वही किंग बनेंगे, रूलर बनेंगे। सेवरल क्वींस असेंडेड टू थ्रोन ड्यूरिंग दिस एरा, पर कुछ क्वींस भी रही है जो इस समय पर थ्रोन पर बैठी हैं। जैसे कि बात करें द भौमा कारास located in the present day Odisha. This dynasty was distinct for having multiple female ruler. आपको दिखाई देगा कि जो भौमा करास नाम की एक डायनेस्टी हुआ करती थी उड़ीसा वाले रीजन में, वहां पर जो अभी प्रेजेंट डे उड़ीसा है वहां पर मल्टीपल फीमेल रूलर्स जो हैं वो दिखाई देने वाली हैं। आगे देखिए यहाँ पर त्रिभुवन महादेवी की जब हम बात करते हैं, सो अ प्रोमिनेंट 9th सेंचुरी एम्प्रेस हु स्ट्रेंथन हर डायनेस्टी एंड सप्रेस द रिबेलियन। ये एक बहुत ही ब्रेव लीडर दिखाई देती हैं, रूलर दिखाई देती हैं, जो अपनी डायनेस्टी को स्ट्रेंथन भी करती है और जो यहाँ पर रिबेलियस एक्टिविटीज हो रही थी उन्हें सप्रेस करने का भी काम करती है। लीडरशिप की बात करें सो शी डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड पैट्रोनाइज बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन। इन्होंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी दिखाई और साथ ही साथ में हिंदुइज्म और बुद्धिस्ट दोनों रिलीजन को ही यहाँ पर पैट्रोनाइज करने का काम करा है। ग्रैंड टाइटल की बात करें सो शी इशूड लैंड ग्रांट्स अंडर द टाइटल परम महाभट्टारिका महाराज अधिराज त्रिभुवना महादेवी। इनका जो टाइटल था वो ये था परम भट्टारिका महाराज अधिराज त्रिभुवना महादेवी। ये टाइटल के साथ में लैंड ग्रांट्स दिया करती थी, मीनिंग सुप्रीम सोवरेन एम्प्रेस ग्रेट क्वीन ऑफ 3 वर्ल्ड। मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी ज़्यादा सोवरेन, कितनी ज़्यादा सुप्रीमेसी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये अपना टाइटल रख रही हैं सुप्रीम सोवरेन एम्प्रेस ग्रेट क्वीन ऑफ 3 वर्ल्ड, मतलब तीनों लोगों के त्रिभुवन देवी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सो इस तरीके से बहुत सारी फीमेल जो रूलर हैं वो भी दिखाई देती हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में, जहाँ पर हमें देखने को मिलेगा रिलीजियस प्लूरिज्म। सो रूलर्स पैट्रोनाइज्ड हिंदू, Buddhist and Jain schools regardless of their own inclinations, and these traditions often shared artistic motifs and concepts like dharma and karma. So यहाँ पर आप देखेंगे कि religious pluralism दिखाई देगा, मतलब कोई एक रिलीजन यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन दिखाई दे रहे हैं। regardless of their own inclination, खुद की इंक्लिनेशन की तरफ ही सब नहीं झुके हुए हैं रूलर्स। these tradition often shared artistic motifs, और ये जो ट्रेडिशन है इस समय का, ये देखेंगे आपके आर्टिस्टिक मोटिव्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, कंसेप्ट जैसे कि धर्म कर्म जो हैं वो सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन इस समय पर आपको दिखाई देने वाले हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर एक और चीज निकल कर आई, इमर्ज हुई, जो थी तांत्रिकिज्म। तांत्रिकिज्म क्या होता है? इमर्ज्ड अराउंड द 6th सेंचुरी emphasizing rituals, meditation and the worship of powerful deities like शक्ति। सो यहाँ पर तांत्रिक जो हैं वो इमर्ज होते हैं, तांत्रिकिज्म आता है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे रिचुअल्स जो हैं वो फॉलो करने के ऊपर जोर दिया जाता है, मेडिटेशन करने के ऊपर जोर दिया जाता है, वर्शिप करने के ऊपर जोर दिया जाता है पावरफुल डाइटीज की, जैसे कि शक्ति की वर्शिप करने पर। यहाँ पर देखें, यहाँ आपको दिखाई देगा एक मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बाहुबली जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ड्यूरिंग अ स्पेशल सेरेमनी इन 2018। बाहुबली इज रिवर्ड जैन फिगर डिपिक्टेड हियर इन द मेडिटेशन विच लास्टेड 12 ईयर। नोटिस द एंथिल behind him and plants climbing around his legs and arms। सो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा स्टैच्यू भी दिखाई देगा जो 10th सेंचुरी का मोनोलिथिक स्टैच्यू दिखाई देता है, मतलब इस समय पर ये जो स्टैच्यू है उसे डेवलप किया गया था। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि सभी रिलीजन जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में जो इसी समय पर यहाँ पर फ्लोरिश होता है। क्रिस्टलाइज्ड आफ्टर द 6th सेंचुरी, ओरिजिनेटिंग इन द साउथ विथ 12 अलवर्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो भक्ति मूवमेंट है स्टार्ट होता है साउथ इंडिया से, जहाँ पर सबसे पहले इमर्ज होते हैं 12 अलवर्स जो एक्चुअल में डिवोटी होते हैं विष्णु के, और 63 नयनार्स जो एक्चुअल में डिवोटी होते हैं शिव के। सो ये डिवोटीज जो हैं वो बढ़ चुके थे, 63 जो हैं नयनार्स हैं और 12 अलवर्स हैं, और ये कंटेंसली अब क्या करते हैं, अपनी टीचिंग्स को, अपने थॉट को स्प्रेड करने का काम करते हैं थ्रू पोएम्स, थ्रू भक्ति पोएम्स एंड ऑल। सो यहाँ पर आप देखेंगे इंक्लूसिविटी, भक्ति पोएट्री वॉज कंपोज्ड इन द रीजनल लैंग्वेजेस एंड वॉज ओपन टू एवरीवन,
कटिंग अक्रॉस जेंडर एंड सोशल डिवीजन, जैसा कि ग्रंथों को पढ़ने के लिए जेंडर या फिर जो कास्ट मैटर करा करती थी, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। साउथ इंडिया में जब भक्ति मूवमेंट चालू हुआ तो ये सभी के लिए ओपन रखे गए, जिसमें एक्चुअल में जो भक्ति पोइट्री है वो सभी लोग पढ़ सकते थे, इसलिए इतना ज़्यादा फ्लोरिश भी हुआ। अब यहीं पर हम बात करें जैनिज्म की, सो रिमेन्ड पॉपुलर इन द वेस्टर्न इंडिया एंड कर्नाटक, ये वेस्टर्न इंडिया और कर्नाटक वाले रीजन में पॉपुलर बना हुआ था, रिजल्टिंग इन द मॉन्यूमेंटल वर्क्स लाइक द मोनोलिथिक बाहुबली एट द श्रवण बेलगोला, जैसे हमने अभी देखा, जो पिक्चर को हमने देखा श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली का स्टेच्यू दिखाई देता है, वो एक्चुअल में बताता है कि जैनिज्म जो है 10th सेंचुरी में भी फ्लोरिश हो रहा था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अ गैलेक्सी ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि कैसे मैथमेटिक्स का और एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ है इस पीरियड में। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मगुप्ता के बारे में। Born in 598 century, he introduced rules for arithmetic with zero, negative number and fractions in his work ब्रह्म स्फुटिका सिद्धांता। सो यहाँ पर ब्रह्मगुप्त जो है वो अपना एक वर्क क्रिएट करते हैं, एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है ब्रह्म स्फुटिका सिद्धांता, जिसमें जीरो के बारे में बताया जाता है, जिसमें नेगेटिव नंबर्स के बारे में बताया गया, जिसमें फ्रैक्शंस के बारे में बताया गया। सो सोच कर देखिए 6th सेंचुरी के समय पर ऐसा काम करना, मैथमेटिक्स को इतना ज़्यादा डेवलप करना, और उसका क्रेडिट जाता है ब्रह्मगुप्ता को और उनका जो वर्क था ब्रह्म स्फुटिका सिद्धांत उसे। आगे देखें अलजेब्रा की बात करें, सो ब्रह्मगुप्ता पायनियर्ड टेक्निक फॉर सॉल्विंग द इक्वेशंस, एस्टेब्लिशिंग हिमसेल्फ एज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। जो मॉडर्न अलजेब्रा आज आप अभी देखते हैं a² + b² + 2ab, सो ये सारी चीज़ें जो है ये इस समय से सॉल्व करते आ रहे हैं। मॉडर्न अलजेब्रा के लेवल पर जो चीज़ें हैं वो इसके फादर माने जाते हैं, मतलब इन्होंने ही ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप करी। आपको यहाँ पर ब्रह्मगुप्त दिखाई दे रहे होंगे। आगे बात करेंगे हम अदर स्कॉलर्स की, तो उसमें दिखाई देंगे जैसे कि भास्कर फर्स्ट कंडक्टेड पायनियरिंग वर्क इन द ट्रिग्नोमेट्री। जो आप ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं साइन कॉस थीटा, वो सारी चीज़ें डेवलप करने का क्रेडिट जाता है भास्कर फर्स्ट को। वैसे ही देखें बृहन्नका दिखाई देते हैं, एस्टेब्लिश द बृहन्नका फिबोनाची सीक्वेंस, ये डेवलप करते हैं बृहन्नका फिबोनाची सीक्वेंस, जो एक्चुअल में यहाँ पर एक बहुत ही इमेंस वर्क माना जाता है। वैसे ही एक और स्कॉलर आपको दिखाई देंगे जिनका नाम था महावीरा, अ जैन स्कॉलर हु ऑथर्ड द फर्स्ट वर्क ऑफ मैथमेटिक्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एस्ट्रोनॉमी। मतलब ये वो स्कॉलर हैं जिन्होंने पहली बार, महावीरा ने मैथमेटिक्स वर्क को बिल्कुल सेपरेट करा था एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान, उसे अलग किया गया और मैथमेटिक्स के लिए इन्होंने अलग से डॉक्यूमेंटेशन करा। अब यहाँ पर देखिए एस्ट्रोनॉमी के बारे में, सो मैथमेटिशियन रिफाइन टेक्निक टू प्रेडिक्ट द प्लानिटरी पोजिशन एंड प्रोवाइड प्रिसाइज प्रेडिक्शन ऑफ द सोलर एंड द लूनार इक्लिप्स। सो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पर ये लोग मैथमेटिक्स इक्वेशंस का यूज करते हुए प्लानिटरी पोजीशंस को प्रेडिक्ट करते थे, और साथ ही साथ में यहाँ से पता लगता था सोलर और लूनार इक्लिप्स के बारे में। सो इस तरीके से एक हिस्ट्री जो है इतना ज़्यादा फ्लोरिश होते हुए एम्पायर इस समय पर हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी को लेकर वर्क किया जा रहा है और डिफरेंट चीज़ें उसी समय पर बता दी गई, जबकि तब कोई ऐसी चीज़ें हुआ भी नहीं करती थी जैसे कि सैटेलाइट्स या और दूसरी चीज़ें, बस इनका मैथमेटिकल नॉलेज हुआ करता था। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो चैप्टर है वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। 6th to 10th सेंचुरी की जो पूरी हिस्ट्री है ये उसे कवर कर रहा है, क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं, कौन कौन से एम्पायर फ्लोरिश हुए, वो सारी चीज़ें हमें पता लगी हैं। सो अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर या हमारी वेबसाइट पर, जहां मिल जाएंगे आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी हाई क्वालिटी में एंड 100% फ्री। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।